हे एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में जो है रीजनिंग में कैसे पूरा 100 में 100% मार्क जो है गेन करें। तो सबसे पहले जो इसमें जरूरी है आपको जानना, सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस में यहाँ पर 2019 का चलो आपको सिलेबस दिखा देती हूँ कि 2019 में क्या क्या पूछा गया था। ये 2019 का नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को दिख रहा होगा कि परीक्षा की अवधि 90 मिनट है। सामान्य जागरूकता के जो प्रश्न आएंगे जीके जीएस के 40 नंबर के, अंगणित गणित जो है 30 नंबर के, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति जो है ये 30 नंबर का, टोटल जो है 100 नंबर के प्रश्न पत्र आए थे। उस बार इस बार भी यही आएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा 1/3 का माइनस मार्किंग किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मेन देखने आए हैं कि जो है सिलेबस क्या है रीजनिंग का। तो देखिए यहाँ पर गणित का सिलेबस है, फिर उसके नीचे जो है ये सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति का जो है सिलेबस है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ये हिंदी में बता रही हूँ आपको, आप अंग्रेजी में भी लगा दूंगी तो आप अंग्रेजी में भी देख लीजिए। सब हिंदी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके पहले जब मैंने मैथ का बताया था तो किसी बच्चे का कमेंट आया कि मैम जो है हिंदी में बताइए। तो मैं हिंदी में यहाँ बता दे रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग जो है वो हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं। तो हिंदी में बता देती हूँ और यहाँ पर इंग्लिश में नीचे जो है उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो जिसको इंग्लिश में समझना होगा इंग्लिश में समझ लेगा। तो देखिए आपके सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुरूपता से पूछा जाएगा, एनोलॉजी और वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला से पूछा जाएगा। फिर इसके बाद जो है कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा, गणितीय संक्रियाएं से क्वेश्चन आएगा, समानताएं और अंतर से, संबंध से, जो ब्लड रिलेशन से संबंधित होता है क्वेश्चन वो आएगा। इसके बाद विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना जिसको जम्बलिंग बोलते हैं, वैन आरेख से क्वेश्चन आएगा, पहेली, आंकड़ा पर्याप्तता से, कथन निष्कर्ष से और कथन निर्णय लेना और निर्णय। इसके बाद जो है मैप से, आपकी मैपिंग से, नक्शे से, फिर इसके बाद आलेखों की व्याख्या आदि से। यह सब टॉपिक्स आगे क्वेश्चन बनेगा। इस सब टॉपिक को आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये किस से। और देखिए कथन निष्कर्ष, कथन निर्णय लेना और निर्णय। तो आप जब आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम इसमें कैसे अंतर कर पाए। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि कथन निष्कर्ष और कथन निर्णय में क्या अंतर होता है। इसी प्रकार जब आप पेपर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब धीरे धीरे समझ में आएगा क्या क्या चीज होती है। वैनारिक क्या होता है, आंकड़ा पर्याप्तता क्या होता है, विश्लेषणात्मक तर्क क्या होता है, युक्ति वाक्य क्या होता है। ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं बार बार पीवाईक्यू पर इसलिए फोकस करूँ क्योंकि पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि पीवाईक्यू से आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है बनेंगे। आपका सिलेबस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखिए इसमें जैसे मिरर इमेज नहीं दिया है, वाटर इमेज नहीं दिया है, तो ये सब नहीं दिया। इसका मतलब है कि आपको ये सब आना चाहिए बट उतना मतलब बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। और जैसे कि आपको वाटर इमेज नहीं दिया है, मिरर इमेज नहीं दिया, लेकिन इसका सबका प्रयोग जो है इन्हीं क्वेश्चनों के बीच में वो जो करा लेता है। इसलिए आपको थोड़ा बहुत वो उसका भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आप बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं आना चाहिए। कोई चीज, जो चीज नहीं दिया वो आपको नहीं आना चाहिए। जैसे कि एक रीजनिंग में एक ये भी होता है कैलेंडर है नहीं इसमें, देख लीजिए कहीं पर कैलेंडर का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि कैलेंडर जो है आपका नहीं आने वाला है। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप कैलेंडर ही पढ़ते रह जाएंगे तो फिर बेकार है आपका पढ़ना। आपको पता ही नहीं जब होगा कि कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाए कि नहीं पूछा जाएगा, तब फिर आप कोई मतलब नहीं, बस आप उसमें जो अपना टाइम बेकार करेंगे और कुछ नहीं, क्वेश्चन आपका कैलेंडर से आएगा नहीं। देख लीजिए बाकी, और यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट अंग्रेजी वाला लगा दूंगी। और सिलेबस जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिलेबस नहीं जानेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, पेपर में क्या पूछा जा रहा है ये तो पता होना चाहिए। क्योंकि ये गलती मैंने करी थी पहले, तो इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको पीवाईक्यू करना है, जिससे ये पता चलता है कि क्या किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और आपको उसके साथ सिलेबस भी जानना है कि मैं क्या वही पढ़ रहा हूँ जो सिलेबस में पूछा जाएगा, या मैं वो भी पढ़ रहा हूँ जो सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। अब आपने रीजनिंग का सिलेबस देख लिया है। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क गेन कर सकते हैं अगर आपने बहुत ही
सटीक रणनीति से पढ़िए, सटीक रणनीति बनाकर पढ़िए। तो जैसा कि आपने सिलेबस देख लिया है, तो आपको सिलेबस देखने के बाद वो पूरा सिलेबस एकदम A to Z ऐसे एकदम इतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको कोई क्वेश्चन आए उसका तुरंत आपको आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे ये, जैसे होता है ना किसी टॉपिक के कुछ टाइप आपको तैयार होते हैं, कुछ टाइप आप नहीं कर पाते हैं। मतलब एक जैसे एक कोई चैप्टर है आपका, उसका पूरा कंप्लीट आपको नहीं तैयार होता। आपको थोड़ा बहुत, आप मान लीजिए 80% करने लगे तो आप जो है आपको लगता है कि आपको आ गया है, लेकिन यहीं पर आप जो है बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100 में 100% मार्क आपको दिला सकता है, अगर आपने थोड़ी सी क्या, अगर बहुत अच्छी सी मेहनत कर ली, बहुत अच्छे से इस पे जो है एक टाइम बना लिया। जो बच्चे शुरू से रीजनिंग पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, वो करेंगे कोई बुक लेंगे, एक परफेक्ट रीजनिंग की बुक आती है, तो मान लीजिए आपने परफेक्ट रीजनिंग का बुक ले लिया और उसको जो है पूरा चैप्टर वाइज थ्योरी पहले उसका सीखिए, फिर जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ा, फिर उसके जो 100 प्लस क्वेश्चन आप कीजिए, 100 150 जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये कर ले रहा हूँ, हाँ मैं ये कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको, और जो जिन्होंने पहले रीजनिंग पढ़ लिया है कोई बुक, तो उन्हें जो किसी बुक की जरूरत नहीं है, वो जो है सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सभी क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस करें कि उसमें जो कोई कमी रह ना जाए। मेन जो होता है सबसे ज्यादा वो प्रैक्टिस होता है, कि आपने जो है कितना प्रैक्टिस किया है, कितने अच्छे लेवल का आपने प्रैक्टिस किया है। फिर प्रैक्टिस कर लिया, फिर उसके बाद अभी तो ये केवल आप अपने रीजनिंग तैयार कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट देंगे। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट मुझे नहीं लगता अगर कोई इस टाइम पर बिना मॉक टेस्ट दिए पेपर में बैठ रहा है तो उसका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, लगभग समझ लीजिए इम्पॉसिबल है, 99.99% इम्पॉसिबल ही है। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप वहां पर कमियां, आप जो अपने अंदर की कमियां जान पाएंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है। और जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको जो है ये समझ में आएगा कि मैंने जो प्रैक्टिस करी थी उसमें अभी तक कहाँ कमी जो है रह गई है, फिर वहां से आप इम्प्रूव उसको कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो मैंने जो है अपने लिए मैंने जो मॉक टेस्ट बाय किया था वो टेक्स्ट बुक से बाय किया था, लेकिन शायद अब टेक्स्ट बुक का एक प्रो भी आ चुका है, तो आप जो है प्रो लीजिएगा, नॉर्मल ना लीजिएगा, प्रो आता है टेक्स्ट बुक का, कोई टेस्ट मॉक टेस्ट है जो प्रो करके नाम से है, तो उसको आप लीजिएगा। उसमें आपको सब मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसको आप जो मॉक टेस्ट उसका जरूर दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात, एक बात और, अब जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे सही हो जाएगा। अभी तक जो आपने बुक किया और उससे रिलेटेड टॉपिक किया और फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व की, यहाँ पर आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं सही होगी, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देंगे वहां पर आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है धीरे धीरे सही हो जाएगी, धीरे धीरे सही होने लगेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जहां पर सीबीटी 1 में जो है 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना, वहीं पर सीबीटी 2 में 90 ही मिनट में 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप नहीं टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे सीबीटी 1 में, तो सीबीटी 2 में कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर तो 20 क्वेश्चन उतने ही टाइम में आपको ज्यादा करने हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे, पहले मान लीजिए आपका मॉक टेस्ट 90 मिनट में पूरा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जब आप बाद में दीजिए तो समझ लीजिए ऐसे मान के चलिए कि वो आपका मॉक टेस्ट जो है 80 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए। और जब आप ऐसा करेंगे तभी जाकर आप जो है एक परफेक्ट रीजनिंग के मास्टर समझ लीजिए बन जाएंगे। जब आप परफेक्ट रीजनिंग के मास्टर बन जाएंगे तो समझ लीजिए आपका जो 30 नंबर या 35 नंबर का रीजनिंग आएगा, वो आप 30-35 नंबर 100% गेन कर लेंगे। ऐसा मत सोचिए कि मेरा जो है 30 में जो है मैं तो 28 क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन कर ले रहा हूँ तो मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है। तो ये नहीं, अच्छा नहीं, इसको अच्छा नहीं कहते हैं, इसको सही कहते हैं, लेकिन बहुत बेस्ट। लेकिन एक जो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए आप समझ लीजिए 30 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 30 में से 30 क्वेश्चन ही आपके सही होने चाहिए। अगर मान लीजिए किसी सेट में नहीं सही होते हैं, एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपको गलती करनी है तो केवल एक गलती करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है निगेटिव मार्किंग भी बहुत अच्छी खासी 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर काफी अच्छी है। तो इसलिए आप ऐसा कोशिश कीजिए कि आप मतलब प्रैक्टिस, जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होते जाएंगे रीजनिंग में। और अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो किरण पब्लिकेशन की जो है, किरण पब्लिकेशन की बुक लेना ना भूलिए, प्रीवियस ईयर पेपर का, चाहे वो चैप्टर वाइज हो चाहे वो अलग अलग सेट वाइज हो। जो प्रीवियस ईयर के दो टाइप के किरण पब्लिकेशन में दो टाइप के बुक आते हैं, तो चैप्टर वाइज आती है
और एक जो सेट वाइज आती है। तो आप चाहे चैप्टर वाइज दीजिए चाहे सेट वाइज दीजिए, लेकिन इसको जरूर करना है आपको। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो भी समझ लीजिए आप बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।